हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। हम बात कर रहे हैं आज समष्टि अर्थशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में कक्षा 12 समष्टि अर्थशास्त्र में आज है पाठ 2 जिसका नाम है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। इसके परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। ये महत्वपूर्ण पाठ है और काफी बड़ा पाठ है। हम कोशिश ये करेंगे आज की इसको एक ही वीडियो में कवर करने की। हालांकि बड़ा पाठ है, हो सके तो हम इसको 2 सेक्शन में भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रयास ये रहेगा कि इसको हम एक ही वीडियो में कवर करने की प्रयास करेंगे। तो आज का पाठ हम शुरू करते हैं। पाठ 2 है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। यदि हम आधुनिक अर्थशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है और एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन है। इस पुस्तक के माध्यम से एडम स्मिथ ने यह कहने का प्रयास किया है कि कोई देश अमीर और गरीब क्यों होता है, किस कारण से अमीर और गरीब होता है कोई देश, और कोई देश प्राकृतिक संसाधनों के अधिक होने के कारण क्या वो संपन्न है। यानी कि किसी देश के पास यदि प्राकृतिक संसाधन अधिक है, क्या वो देश संपन्न है। इस पुस्तक के माध्यम से इन बातों को अगर हम सार के परिप्रेक्ष्य में देखें, निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में देखें, इनको कवर करते हुए कहा है इस पुस्तक के माध्यम से द वेल्थ ऑफ नेशन। और एडम स्मिथ का यह कहना है कि कोई देश जिसके पास प्राकृतिक संसाधन अधिक है, ये उस बात पर निर्भर नहीं करता है उसके पास प्राकृतिक संसाधन अधिक है तो वह संपन्न है, वो विकसित है, वो धनी है। हां, इतना जरूर है प्राकृतिक संसाधनों से वह धनी होगा, लेकिन उसे संपन्न नहीं माना जाएगा, उसे विकसित नहीं माना जाएगा। उसे क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि ये इस बात पर निर्भर करता है कि वह देश उन प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार से कर रहा है, किस प्रकार से वो प्रयोग कर रहा है जिससे कि लोगों की आय में वृद्धि हो रही है और संपत्ति का सृजन हो रहा है। ये इस बात पर निर्भर करता है। हां, इतना जरूर है कि प्राकृतिक संसाधन होना जरूरी है, लेकिन प्राकृतिक संसाधन ही अधिक होना ये संपन्नता का कारण नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उन साधनों का प्रयोग किस प्रकार से किया जा रहा है। और यदि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग सही ढंग से समुचित तरीके से किया जाएगा तो इससे क्या होगा? लोगों को रोजगार मिलेगा। लोगों को जब रोजगार मिलेगा तो उससे क्या होगा? लोगों की आय में वृद्धि होगी। आय में वृद्धि के साथ साथ संपत्ति का सृजन होगा। तो इस तरह से वो देश विकसित होगा, उस देश को संपन्न कहा जाएगा। यदि इन प्राकृतिक संसाधनों का प्रभाव एक ऐसे तरीके से किया जाए जिससे कि लोगों की आय में भी वृद्धि हो और संपत्ति का सृजन भी हो, उसे ही एक सार्थक माना जाएगा उन प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग की दृष्टि से। यानी कि उन प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग इस तरह से होना चाहिए जिससे कि एक प्रभाव बना रहे उन ऐसे स्ट्रक्चर के माध्यम से उनका प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे कि लोगों की आय में वृद्धि हो और संपत्ति का सृजन हो। इस बात पे जोर दिया एडम स्मिथ ने। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि उत्पादन प्रभाव क्या है। उत्पादन प्रभाव क्या है? यानी कि जब लोग अपनी ऊर्जा एवं क्षमताओं के माध्यम से और साथ ही साथ मानवीय वातावरण के साथ एक ऐसे स्ट्रक्चर का निर्माण करें जिससे कि लोगों की आय में वृद्धि हो और संपत्ति का सृजन हो, उसे ही कहा जाता है उत्पादन प्रभाव। यानी कि एक फ्लो होता है, ऐसे पानी के नल के समान होता है जो निरंतर बहता रहता है जिससे कि लोगों की आय में वृद्धि होती रहती है और संपत्ति का सृजन होता है, उसे ही कहा जाता है उत्पादन प्रभाव। जैसे कि हम एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था की परिप्रेक्ष्य में एक छोटा उदाहरण लेते हैं।
माना कोई गांव जिसमें बहुत सारे लोग निवास करते हैं और उसमें एक लोग गेहूं का उत्पादन करता है और एक लोग चावल का उत्पादन करता है, और कोई मेडिकल क्षेत्र में एक्सपर्ट है, वो मेडिकल सेवाएं देता है, और कोई टैक्सी चालक है जो यातायात सेवाएं देता है, और कोई संचार सेवाएं देता है। तो इस तरह से ये लोग विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है, यानी कि वो विभिन्न प्रकार से अपने अपने उत्पादन कर रहे हैं, अपने अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और यदि किसी को गेहूं की आवश्यकता होगी, वह उस व्यक्ति के पास जाएगा जिसके पास जो गेहूं उत्पादन कर रहा हो, जिसका गेहूं अधिक होगा। और जिसे चावल की आवश्यकता होगी, वो उस व्यक्ति के पास जाएगा जो चावल का उत्पादन कर रहा हो। यदि किसी को मेडिकल सेवाओं की जरूरत पड़ेगी, मेडिकल सेवाओं की आवश्यकता महसूस होगी, तो उस व्यक्ति के पास जाएगा जो मेडिकल सेवाएं दे रहा हो। और यदि किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो, तो वह उस टैक्सी चालक के पास जाएगा। और यदि किसी व्यक्ति को संचार सेवाओं की जरूरत महसूस होगी, तो उस व्यक्ति के पास जाएगा जो संचार सेवाएं दे रहा होगा। तो इस तरह से एक दूसरे की आवश्यकताएं लोग बनते हैं उत्पादन की दृष्टि में। और इन वस्तु और सेवाओं के मापन के लिए मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मुद्रा के माध्यम से लेन देन होता है। जब मुद्रा के माध्यम से लेन देन होगा, इससे क्या होगा? लोगों की आय में वृद्धि होगी। और हां, यही पर्पस है इकोनॉमिक्स का, जिससे कि लोगों की आय में वृद्धि हो, यही पर्पस है। जब मुद्रा के माध्यम से लेन देन होगा तो लोगों की आय में वृद्धि होगी, और आय में वृद्धि होगी तो वह व्यक्ति फिर से उत्पादन करने के लिए, फिर से सेवाएं देने के लिए वो प्रेरित होगा। इस तरह से ये प्रवाह निरंतर चलता रहेगा, ये चक्र निरंतर चलता रहेगा, जिससे कि लोगों की आय में वृद्धि होती रहेगी और संपत्ति का सृजन होने लगेगा। उसे ही कहा जाता है उत्पादन प्रभाव, यानी कि लोगों की आय एवं संपत्ति का सृजन लगातार होता रहेगा, और आय में जब वृद्धि होगी तो वो फिर से उत्पादन करने के लिए प्रेरित होगा। ये चक्र निरंतर चलता रहेगा, और यही इकोनॉमिक्स के अध्ययन के पीछे ये पर्पस भी है। तो इस तरह से ये उत्पादन प्रभाव है। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अंतिम वस्तुएं और सेवाएं क्या है। जो हम इसके बाद आगे जाके अध्ययन करेंगे, उसमें समझने में हमें आसानी मिलेगी अगर हम यहां पर अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को समझ लेंगे। तो हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अंतिम वस्तुएं और सेवाएं क्या है। यदि हम एक शब्द में कहने का प्रयास करें तो ये कहा जा सकता है कि अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जब कोई वस्तु उत्पादन प्रवाह से बाहर हो जाए, वो कहलाती है अंतिम वस्तुएं। यानी कि जिन वस्तुओं का अंतिम उत्पादन हो गया हो, जो अंतिम रूप से कोई वस्तु तैयार हो गई हो, अब वह वस्तु उपभोग के लिए तैयार हो गई हो, और इसके बाद अब किसी भी प्रकार की विनिर्माण प्रक्रिया से उस वस्तु को नहीं गुजरना पड़े, वह कहलाती है अंतिम वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं दो प्रकार की होती है, जिसमें कि सबसे पहले उपभोग वस्तुएं। उपभोग वस्तुएं यानी कि ये वे वस्तुएं हैं जब कोई उपभोक्ता इन वस्तुओं का क्रय करता है या खरीदता है, तो खरीदने के बाद इन वस्तुओं का सीधा उपभोग कर लेता है, वो कहलाती है उपभोग वस्तुएं। जैसे कि आहार या भोजन, वस्त्र, मनोरंजन सेवाएं, यह उपभोग वस्तुएं या सेवाएं। दूसरा प्रकार है वो है पूंजीगत वस्तुएं या टिकाऊ वस्तुएं। ये वे वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं का जो कहीं ना कहीं प्रयोग है वो आगामी उत्पादन में किया जाता है, यानी कि ये वस्तुएं आगामी उत्पादन में सहयोगी होती है, आगामी उत्पादन को बढ़ाती है ये वस्तुएं। और अल्पकाल में इन वस्तुओं का उपभोग करने पर ये वस्तुएं अल्पकाल में नष्ट नहीं होती है, अल्पकाल में नष्ट नहीं होती है। जैसे कि
ये वस्तुएं हैं मशीनें, उपकरण, औजार, कंप्यूटर आदि। ये तमाम प्रकार की पूंजीगत वस्तुएं हैं और ये वस्तुएं कहीं ना कहीं अन्य वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन तो करती है, लेकिन ये वस्तुएं अंतिम वस्तुएं हैं, क्योंकि इन वस्तुओं में उत्पादन के दौरान खुद में इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि ये वस्तुएं अन्य वस्तु और सेवाओं का उत्पादन तो करती है, लेकिन ये अंतिम वस्तु है। अंतिम वस्तु क्यों है? क्योंकि उत्पादन के दौरान इन वस्तुओं में खुद में कोई परिवर्तन नहीं होता है, खुद के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए ये वस्तुएं अंतिम वस्तुएं हैं। इनका अंतिम उपभोग किया जाता है, लेकिन अंतिम रूप से उपभोग नहीं होता है। यानी कि इनका अंतिम उपभोग होता है, यानी कि इन वस्तुओं का अंतिम उपभोग होता है, लेकिन अंतिम रूप से इन वस्तुओं का उपभोग नहीं होता है। अर्थात इन वस्तुओं का अंतिम उपभोग होता है, यानी कि इन वस्तुओं में अब कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए इन वस्तुओं का अंतिम उपभोग होता है। अपने आप में इन वस्तुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उपभोग के दौरान इन वस्तुओं का अंतिम रूप से उपभोग नहीं होता है। यानी कि उपभोग के दौरान ये समाप्त नहीं होती है, ये टिकाऊ वस्तुएं होती है, इनका जीवन काल काफी लंबा होता है। यानी कि जो उपभोग वस्तुएं हैं, इनसे अधिक जीवन काल होता है इनका। यानी कि जो हमने सबसे पहले जाना कि उपभोग वस्तुएं एक बार उपभोग करने के बाद समाप्त हो जाती है। जो ये वस्तुएं, इन वस्तुओं का जीवन काल लंबा होता है, इसीलिए अंतिम उपभोग होता है, लेकिन अंतिम रूप से उपभोग नहीं होता है। इनमें टूट फूट होती है उपयोग के दौरान, उपभोग के दौरान, जिससे कि इनमें समय समय पर मरम्मत की जाती है। तो इस तरह से ये पूंजीगत या टिकाऊ वस्तुएं हैं। यदि हम संयुक्त रूप से इन उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तु को देखें, जब इन वस्तुओं का उत्पादन होता है, इन दोनों वस्तुओं का, दोनों प्रकार की वस्तुओं का, तो इसमें यदि हम उपभोग वस्तुओं को बढ़ाएं, उपभोग वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाते हैं, तो हमें पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को घटाना पड़ेगा। यदि हम पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाएंगे, तो हमें उपभोग वस्तुओं के उत्पादन को घटाना पड़ेगा, क्योंकि यह संभव नहीं है कि हम किसी एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने पर उस वस्तु के उत्पादन को, दूसरे वस्तु के उत्पादन को हम बढ़ाएंगे, क्योंकि साधन सीमित होते हैं। तो इसीलिए हमें एक की मात्रा को बढ़ाने पर दूसरे की मात्रा को हमें घटानी पड़ेगी। तो इस तरह से जो ये पूंजीगत वस्तुएं होती है, पूंजीगत वस्तुएं अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए इन पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करना भी जरूरी होता है, क्योंकि ये पूंजीगत वस्तुएं होती है, ये पूंजीगत वस्तुएं आगामी उत्पादन को बढ़ाती है। यानी कि भविष्य की अर्थव्यवस्था का एक कहीं ना कहीं इन पूंजीगत वस्तुओं का अहम योगदान होता है। जो उपभोग वस्तुएं होती है, उपभोग वस्तुएं जो वर्तमान की स्थिति है, उनकी आवश्यकताएं पूरी की जाती है। तो इस तरह से इन दोनों वस्तुओं में, पूंजीगत वस्तुएं और उपभोग वस्तुएं, इन दोनों वस्तुओं का जब उत्पादन किया जाता है, तो इन दोनों वस्तुओं के उत्पादन के दौरान यदि पूंजीगत वस्तुओं की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा, तो हमें उपभोग वस्तुओं की मात्रा को कम करना पड़ेगा, और यदि उपभोग वस्तुओं की मात्रा को बढ़ाना है तो पूंजीगत वस्तुओं की मात्रा को घटाना पड़ेगा। अब हम इसके बाद ये समझेंगे मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती है। हमने ये समझ लिया कि अंतिम वस्तुएं क्या है, ये दो प्रकार की है। अब हम ये समझेंगे कि मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है। मध्यवर्ती वस्तुएं यानी कि वे वस्तुएं जिनका उत्पादन अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ हो, यानी कि जिन्होंने अपना उत्पादन पूरा नहीं किया हो। यानी कि यह कहा जा सकता है कि जब उत्पादन सीमा को जिस वस्तु ने पार नहीं किया गया हो, यानी कि उत्पादन सीमा रेखा को जिस वस्तु ने अभी पार नहीं किया है, वो कहलाती अंतिम वस्तु है।
अर्थात अंतिम वस्तु उपभोग के लिए भी तैयार नहीं है। वह वस्तु जो उपभोग के लिए भी तैयार नहीं है, जिसे अभी विनिर्माण प्रक्रिया से गुजरना बाकी है। अर्थात वे वस्तु जिन्होंने अभी उत्पादन पूरा नहीं किया है और विनिर्माण प्रक्रिया से उसे गुजरना भी बाकी है, वह कहलाती है मध्यवर्ती वस्तुएं। जैसे कि डेयरी उत्पादक दूध से पनीर बनाता है और दूध को खरीदता है, वह दूध यहां पे मध्यवर्ती वस्तु होगी, यानी कि ये मध्यवर्ती वस्तु होगी क्योंकि दूध को अभी विनिर्मित किया जाएगा, इसको भी विनिर्माण से गुजरना है, तो इसलिए यहां पर अभी मध्यवर्ती वस्तु अभी दूध होगा। और जब ये अंतिम रूप से तैयार हो जाएगी तो अंतिम रूप से पनीर तैयार होगा। तो इस तरह से पनीर बनाने से पहले दूध मध्यवर्ती वस्तु है, क्योंकि अभी यह अंतिम रूप से उपभोग के लिए तैयार नहीं हुआ है, इसलिए यह मध्यवर्ती वस्तु है। तो इस तरह से हम ये समझ चुके हैं कि यहाँ पे मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु में उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तु। तो इस तरह से हम ये समझ चुके हैं कि अंतिम वस्तुएं और सेवाएं और साथ ही मध्यवर्ती वस्तुओं को। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि स्टॉक और प्रभाव किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हम प्रभाव को समझ लेते हैं। प्रभाव यानी कि ये एक निश्चित समय अवधि को परिभाषित करता है। वो कैसे? यानी कि जब कोई उत्पादक या फर्म उसको आय या लाभ प्राप्त होता है, ये आय और लाभ एक ऐसी संकल्पना है जिसको बिना समय अवधि के इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। यानी कि आय और लाभ को बिना समय अवधि के इसको अर्थहीन माना जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता है। वो कैसे? माना किसी व्यक्ति को 10,000 रुपए वेतन प्राप्त है, इसमें किसी समय अवधि की बात नहीं हो रही है। जब किसी समय अवधि की बात नहीं हो रही है तो यह अपने आप में अर्थहीन होगा। उसे 10,000 रुपए वेतन प्राप्त है, वो किस समय अवधि की बात हो रही है, इसमें कोई बात नहीं की जा रही है। यानी कि वो 10,000 रुपए वेतन मासिक प्राप्त है या वार्षिक प्राप्त है, इसकी बात तो नहीं हो रही है। यानी कि जो ये आय और लाभ है, ये एक ऐसी संकल्पना है जिसमें कि अवधि का होना जरूरी है, एक समय अवधि का होना जरूरी है। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि जो प्रभाव है, प्रभाव एक निश्चित समय अवधि की माप है, किसी एक समय अवधि की माप है। यानी कि एक निश्चित अवधि में एक आर्थिक चर की माप है प्रभाव। अब इसके बाद हम समझेंगे कि स्टॉक क्या है। स्टॉक यानी कि स्टॉक किस समय कितना उपलब्ध है, इस चीज की माप है। यानी कि यह एक निश्चित समय की माप है, निश्चित समय को परिभाषित करता है, निश्चित समय में एक माप को दर्शाता है। यानी कि जब कोई फर्म उत्पादन करती है, वो फर्म उत्पादन करती है पूंजीगत वस्तुओं के माध्यम से, जिसमें कि मशीनें, उपकरण, तमाम प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करती है। उनके प्रयोग के दौरान उत्पादन में वृद्धि होती है और जिन इन साधनों का प्रयोग करती है, इन साधनों में ये साधन उपयोग के दौरान नष्ट नहीं होते हैं। तो इस तरह से किसी समय में, किस समय में कितना उपलब्ध है जिससे कि उत्पादन बढ़ता है। तो इस तरह से जो ये स्टॉक है, ये समय को परिभाषित करता है, एक निश्चित समय को परिभाषित करता है। यानी कि निश्चित बिंदु पर एक आर्थिक चर की माप है स्टॉक। अगर तो हम प्रभाव और स्टॉक को अलग अलग समझते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं कठिनाइयां महसूस होती है समझने में। अगर हम इन दोनों को संयुक्त रूप से समझते हैं तो हमें थोड़ी सहूलियत होती है समझने में।
अगर हम इन दोनों को संयुक्त रूप से समझे, माना कि एक नल से हौज में पानी भरा जा रहा है, हौज में नल से प्रति मिनट कितना पानी भरा गया, वो कहलाएगा प्रवाह। स्टॉक, स्टॉक यानी कि किसी समय में हौज में कितना पानी भरा गया, वो कहलाएगा स्टॉक। यानी कि जो नल से हौज में पानी भरा जा रहा है, उसमें प्रति मिनट नल से हौज में कितना पानी भरा जा रहा है, वो कहलाएगा प्रवाह। और हौज में किसी समय कितना पानी इकट्ठा हुआ है, कितना पानी उपलब्ध है, वो कहलाएगा स्टॉक। तो इस तरह से प्रवाह और स्टॉक है। अब हम साधारण अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में आय का वर्तुल प्रभाव समझने का प्रयास करेंगे कि आय का वर्तुल प्रभाव क्या है। इसमें एक और फर्म है और एक और परिवार है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे। इसमें फर्म का अभिप्राय है कि वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करने वाली फर्म या उत्पादक, उसका अभिप्राय है फर्म से। परिवार यानी कि दूसरी ओर जो परिवार है, परिवार का अभिप्राय है अर्थव्यवस्था में रहने वाले समस्त लोग, उसका अभिप्राय है परिवार से। वर्तुल प्रभाव को समझने से पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये साधारण अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है। इसमें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता है, किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जाता है, ना ही फर्म पर और ना ही परिवार पर, किसी से नहीं लिया जाएगा, क्योंकि सरकार नहीं है। और ना ही लोग बचत करेंगे, यानी कि लीकेज नहीं होगा, लोग बचत नहीं करेंगे। जितनी आय अर्जित करेंगे उसका पूरा का पूरा भाग व्यय करेंगे। और ना ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। तो इस तरह से हम यहां पे बात करेंगे साधारण अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में। एक और फर्म है और एक और परिवार है। जब फर्म को स्थापित करना है, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना है, उसके लिए कुछ साधनों का होना जरूरी है, कुछ आर्थिक साधनों का होना जरूरी है, जिससे कि प्रॉपर फर्म की स्थापना की जा सके, फर्म को स्थापित किया जा सके और वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो। उसके लिए कुछ आर्थिक सेवाओं, आर्थिक कारकों का होना जरूरी है, जिसमें कि सबसे पहले भूमि या भवन का होना जरूरी है, और श्रम का होना भी जरूरी है, और पूंजी भी चाहिए फर्म को चलाने के लिए, और साथ ही साथ साहस का होना भी जरूरी है। साहस यानी कि उद्यमी, ये होना जरूरी है। ये साधन आएंगे कहां से? ये साधन परिवार के पास हो गए, ये परिवार से आएंगे ये साधन। यानी कि परिवार अपनी आर्थिक सेवाएं प्रदान करेगा फर्म को, और फर्म इन आर्थिक सेवाओं के बदले भुगतान प्रदान करेगा परिवार को। वो किस तरह से भुगतान करेगा? भवन या भूमि के बदले किराया या लगान देगा, और श्रम के बदले मजदूरी या पारिश्रमिक देगा, पूंजी के बदले ब्याज दिया जाएगा, और साहस या जो उद्यमी होगा, जो फर्म को चलाएगा, उसे लाभ मिलेगा। यानी कि जो फर्म को चलाएगा वो भी किसी ना किसी परिवार से आएगा। तो इस तरह से जो फर्म को चलाएगा, जो उद्यमी होगा, उसे लाभ मिलेगा। तो इस तरह से अपनी आर्थिक सेवाएं प्रदान की परिवार ने फर्म को, और फर्म ने इन सेवाओं के बदले भुगतान दिया लोगों को। अब एक और फर्म है, फर्म ने इन आर्थिक सेवाओं से वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर लिया। और जो दूसरी ओर परिवार है, परिवार के पास जो आय अर्जित है, जो आय प्राप्त हुई है, इन आय का व्यय करेगा परिवार। ये व्यय जाएगा फर्म के पास। फर्म परिवार को वस्तु और सेवाओं को प्रदान करेगा। यानी कि
परिवार ने जब व्यय किया, ये व्यय आया फर्म के पास और फर्म ने वस्तु और सेवाएं प्रदान की परिवार को। तो इस तरह से जो फर्म उत्पादन करता है, ये फर्म परिवार को उत्पादन करता है और परिवार अपनी सेवाएं फर्म को देता है। तो इस तरह से ये निरंतर चक्र चलता रहता है। यानी कि ये भी कहा जा सकता है कि एक बिंदु के प्रभाव में वृद्धि होने पर सभी स्तरों में वृद्धि होने लगती है। वो कैसे होने लगती है, जरा इसको समझ लेते हैं। यानी कि यदि परिवार का व्यय बढ़ेगा तो फर्म को अधिक वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना पड़ेगा। यदि उत्पादन अधिक करना पड़ेगा तो उसके लिए आर्थिक सेवाओं की अधिक जरूरत पड़ेगी। तो परिवार अपनी आर्थिक सेवाएं प्रदान करेगा फर्म को, जिसके लिए फिर से भुगतान प्रदान करेगा परिवार को फर्म। यानी कि अधिक आर्थिक सेवाएं अगर प्रदान करेगा तो अधिक भुगतान प्रदान किया जाएगा परिवार को। तो इस तरह से जब अधिक भुगतान प्रदान होगा परिवार को तो फिर से व्यय में वृद्धि होगी, क्योंकि आय में वृद्धि हुई है परिवार की, तो इसीलिए व्यय में वृद्धि होगी। अगर व्यय में फिर से वृद्धि होगी तो फिर से कहीं ना कहीं फर्म को वस्तु और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मांग में वृद्धि होगी, व्यय में वृद्धि हुई है। तो इस तरह से फिर से मांग की जाएगी अधिक आर्थिक सेवाओं की। आर्थिक सेवाएं देगा परिवार तो फिर से भुगतान प्रदान करेगा परिवार को फर्म। तो इस तरह से ये चक्र निरंतर चलता रहता है। यानी कि एक बिंदु के प्रभाव में वृद्धि होने पर सभी स्तरों में वृद्धि होने लगती है। वो क्यों होती है? क्योंकि इसमें लीकेज नहीं होता है। लोग ना तो बचत करते हैं, क्योंकि जितनी आय प्राप्त करते हैं वो सबका सब भाग व्यय करते हैं और किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं होता है, ना फर्म पर ना परिवार पर। तो इस तरह से जितनी आय लोग अर्जित करते हैं उस आय का पूरा भाग व्यय करते हैं। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि एक बिंदु पर वृद्धि होने पर सभी स्तरों में वृद्धि होने लगती है। तो इस तरह से ये आय का वर्तुल प्रभाव है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों के बारे में कि राष्ट्रीय आय की गणना की कौन कौन सी विधियां हैं और किस प्रकार से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ये कौन कौन सी विधियां हैं? राष्ट्रीय आय गणना की 3 विधियां हैं, जिसमें कि सबसे पहले उत्पादन विधि और दूसरी है व्यय विधि और तीसरी है आय विधि। ये 3 विधियां हैं। अब हमें इन तीनों विधियों को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो सबसे पहले उत्पादन विधि। उत्पादन विधि को ही मूल्य वर्धित विधि भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? उत्पादन विधि यानी कि इसमें किसी एक अर्थव्यवस्था में, यानी कि किसी अर्थव्यवस्था में सभी फर्मों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुएं व सेवाओं को वार्षिक मूल्यों के आधार पर गणना की जाती है। यानी कि वार्षिक मूल्यों के आधार पर गणना की जाती है। वो कैसे? कोई एक अर्थव्यवस्था है, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था होती है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था। उसमें बहुत सारी फर्में होगी जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर रही हो। बहुत सी इकाइयां होगी जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर रही हो। उन बहुत सी इकाइयां यानी कि उन बहुत सी फर्मों के द्वारा, यानी कि समस्त फर्मों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के वार्षिक मूल्यों की गणना की जाती है। इस उत्पादन विधि में हम उत्पादन विधि के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। अभी वो कैसे गणना होती है वो भी देख लेते हैं। माना कि 2 उत्पादक है किसी अर्थव्यवस्था में। हम मान लेते हैं कि 2 उत्पादक है किसी अर्थव्यवस्था में। एक है किसान जो गेहूं का उत्पादन करता है और एक है बेकर जो ब्रेड का उत्पादन करता है।
ये विनिर्माण करता है बेकर। माना कि किसान ने एक वर्ष में 100 रुपए गेहूं का उत्पादन किया, हम मान लेते हैं। और जो किसान है, ये किसान 50 रुपए का गेहूं एक अंतिम उपभोक्ता को बेच देता है। जो अंतिम उपभोक्ता इसका उपभोग कर लेता है। और 50 रुपए गेहूं को किसान एक बेकर को बेच देता है। और बेकर इन 50 रुपए गेहूं से 200 रुपए का ब्रेड बनाता है। अब किस तरह से गणना होगी उत्पाद विधि के तहत, इसको भी देखेंगे हम। यानी कि 100 रुपए का गेहूं का उत्पादन किसान ने किया और 200 रुपए का ब्रेड का उत्पादन बेकर ने किया। अगर हम इस दृष्टिकोण से देखेंगे कि 100 रुपए और 200 रुपए का उत्पादन यहां हुआ, इसको जोड़ लेंगे तो 300 रुपए होगा। बल्कि हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इससे दोहरी गणना होगी। हम क्या करेंगे उसको देखेंगे। 100 रुपए का उत्पादन किसान ने किया और ये हमें पता है कि हम उत्पादन की दृष्टि से यहां पे बात करेंगे। उत्पादन की दृष्टि से हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे। 100 रुपए का उत्पादन किया किसने? किसान ने। और 200 रुपए का उत्पादन किया बेकर ने। वो 200 रुपए का उत्पादन कैसे किया? 50 रुपए का गेहूं इसने कच्चे माल के तौर पर प्रयोग किया। ये होगा क्या? मध्यवर्ती वस्तु, यानी कि मध्यवर्ती वस्तु होगा। इसका उत्पादन पहले किसने किया? किसान ने किया। तो इस तरह से हम 200 रुपए में से जो बेकर का उत्पादन है, 200 रुपए में से 50 रुपए को घटा देंगे क्योंकि ये मध्यवर्ती वस्तु है। अगर हम इसको नहीं घटाएंगे तो दोहरी गणना होगी। तो इस तरह से 200 रुपए में से 50 रुपए घटाने पर 150 रुपए उत्पादन हुआ। किसका? बेकर का। यानी कि बेकर ने 150 रुपए का मूल्य वर्धित किया है और 100 रुपए का उत्पादन किया है किसने? किसान ने। तो इस तरह से 250 रुपए राष्ट्रीय आय कहलाएगी। यानी कि इस तरह से गणना होगी। इसमें मध्यवर्ती उत्पादन को नहीं जोड़ा जाएगा। अगर हम जोड़ेंगे तो दोहरी गणना होगी। तो इस तरह से 250 रुपए यहां पे ये राष्ट्रीय आय कहलाएगी। अब हम दूसरी विधि को समझ लेते हैं। दूसरी विधि है व्यय विधि। व्यय विधि यानी कि इसमें मांग पक्ष को देखा जाता है और इसे ही व्यय विधि कहा जाता है। इसमें हम अंतिम व्यय को शामिल करते हैं। इसमें हम अंतिम व्यय को शामिल करते हैं, ना कि मध्यवर्ती व्यय को शामिल करते हैं। वो कैसे? हम मान लेते हैं कि पहले वाला उदाहरण हम यहां पे लेते हैं कि माना 2 उत्पादक है। एक है किसान जो गेहूं का उत्पादन करता है और एक वर्ष में 100 रुपए का गेहूं का उत्पादन करता है और वो 50 रुपए का गेहूं एक अंतिम उपभोक्ता को बेच देता है और 50 रुपए का गेहूं एक बेकर को बेचता है और बेकर उस 50 रुपए के गेहूं से 200 रुपए का ब्रेड का उत्पादन करता है। अब हम व्यय के दृष्टिकोण से, व्यय विधि के दृष्टिकोण से यहां पर किस प्रकार से राष्ट्रीय आय निकालेंगे उसको देख लेंगे। अगर हम इस तरह से देखें तो यहां पे बेकर ने 200 रुपए का ब्रेड का उत्पादन किया और 100 रुपए का उत्पादन किसान ने किया गेहूं का। हम यहां पे व्यय के दृष्टिकोण से देखेंगे तो जब वो 200 रुपए का ब्रेड का उत्पादन बेकर ने किया, जब उसको बेचा तो बेकर के हाथों में 200 रुपए व्यय अर्जित हुआ। यानी कि 200 रुपए व्यय इकट्ठा हुआ और किसान ने 50 रुपए का गेहूं किसको दिया? अंतिम उपभोक्ता को। और 50 रुपए का गेहूं बेकर को दिया। तो यहां पर हम क्या करेंगे? जो किसान ने बेचा है गेहूं, उसको हम 50 रुपए व्यय को हम किसान का व्यय लेंगे और 200 रुपए जो बेकर के पास इकट्ठा हुआ है 200 रुपए व्यय, इसको जोड़ेंगे। इस तरह से 250 रुपए हुआ। हम इसको नहीं जोड़ेंगे, जो क्या कहते हैं
किसान ने वेकर को बेचा है 50 रुपए का गेहूं, वो किस लिए नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि ये मध्यवर्ती मूल्य है। मध्यवर्ती मूल्य को जोड़ने से दोहरी गणना होगी, इससे ही हमने बचना है। तो इस तरह से मध्यवर्ती मूल्य को नहीं जोड़ेंगे और हम 200 रुपए व्यय इकट्ठा हुआ बेकर के पास और 50 रुपए व्यय को हम किसान के व्यय को हम शामिल करेंगे। तो इस तरह से 250 रुपए यहां पे राष्ट्रीय आय होगी व्यय विधि के दृष्टिकोण से। तीसरी विधि है आय विधि। आय विधि में क्या होता है? इससे पहले मैं ये जाना कि उत्पाद विधि, उत्पादन हुआ तो लोगों ने व्यय किया। व्यय विधि में ये देखा कि किस प्रकार से फर्मों के पास ये व्यय जमा होता है, यानी कि जो लोग व्यय करते हैं वो अंतिम रूप से फर्म के पास जमा होता है। अब इसका वितरण किस प्रकार से होगा? अब फर्म इसका वितरण करेगी। वो वितरण किस लिए करेगी? क्योंकि उत्पादन के दौरान विभिन्न कारकों की इसमें सहायता है। अब जब इसका वितरण होगा व्यय का, जो फर्म के पास इकट्ठा हुआ है व्यय, इसका वितरण इस प्रकार से होगा जो उत्पादन के जो कारक है उन कारकों के बीच होगा। वे कारक कौन कौन से हैं? वो है भूमि, श्रम, पूंजी, साहस। इन कारकों के बीच में ही इसका वितरण किया जाएगा। यानी कि श्रम, जो जिसका श्रम होगा उसको मजदूरी दी जाएगी, और जिसकी पूंजी होगी उसको ब्याज दिया जाएगा, और जिसकी भूमि होगी उसको लगान दिया जाएगा, और जो उद्यमी होगा उसे लाभ मिलेगा। तो इस तरह से इन सब के बीच में ये वितरण होगा। जिस कारक की जितनी मात्रा में योगदान होगा उत्पादन में, उतनी ही मात्रा में उसके बीच ये वितरण किया जाएगा। इस प्रकार से इन कारकों के बीच में, इन सभी कारकों के बीच में जब वितरण किया जाएगा तो वह उनकी आय कहलाएगी। यानी कि जिनके बीच ये वितरण किया जाएगा उन लोगों की वह आय कहलाएगी। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो वह राष्ट्रीय आय कहलाएगी। यानी कि वह उन लोगों की आय होगी, उनको जोड़ने पर, उनकी आय को जोड़ने पर हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त होगी। इस तरह से आय विधि है। हमने इसके तहत ये देखा है कि जो उत्पाद विधि है, व्यय विधि है और आय विधि है। उत्पाद विधि के बराबर व्यय विधि होगी और व्यय विधि के बराबर आय विधि होगी। तो इस तरह से हम राष्ट्रीय आय का आकलन करेंगे और राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अब हम बात करेंगे साधन लागत, आधारभूत कीमतें और बाजार कीमतों के परिप्रेक्ष्य में। इसको हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे, ये किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले साधन लागत। साधन लागत यानी कि जब किन्हीं वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है तो उनके उत्पादन में कुछ साधनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, और उन साधनों के कारण से ही उन वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है। यानी कि जब किसी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है, उसके उत्पादन में कुछ साधनों का प्रयोग किया जाता है। वे साधन कौन कौन से होते हैं? वे साधन होते हैं भूमि, श्रम, पूंजी, साहस। इनके द्वारा उत्पादन किया जाता है, यानी कि इनके बिना उत्पादन नहीं किया जा सकता है। तो माना 100 रुपए का वस्तुओं का उत्पादन होता है। अब जो 100 रुपए का वस्तु का उत्पादन हुआ है, वो 100 रुपए का उत्पादन इन साधनों के द्वारा हुआ है। जो साधन है भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, इनके द्वारा ही हुआ है, और इनका योगदान इस उत्पादन में अलग अलग है। अब जितनी मात्रा में योगदान होगा उतनी मात्रा में उनके बीच वितरण किया जाएगा। यानी कि जो व्यय फर्म के पास इकट्ठा होगा, जो व्यय फर्म के पास इकट्ठा होगा, उनका वितरण इनके बीच किया जाएगा। जितनी जितनी मात्रा में इनका योगदान होगा उतनी उतनी मात्रा में वितरण होगा। तो इस तरह से जो भूमि है, भूमि के बदले में लगान दिया जाएगा। माना इसका योगदान 30 रुपए का है तो इसे 30 रुपए दिया जाएगा, और
श्रम के बदले में मजदूरी दी जाएगी, माना 10 रुपए दी गई है, और पूंजी के बदले में ब्याज दिया गया है 20 रुपए, और जो साहस है यानी कि जो उद्यमी है उसे लाभ मिला 40 रुपए का। तो इस तरह से जो ये लागत आई है, ये 100 रुपए लागत आई है, यानी कि जो उत्पादन हुआ है 100 रुपए का, वो इस प्रकार से वितरण किया गया है और लागत 100 रुपए की आई है। तो इस तरह से ये साधन लागत। अब बात करते हैं हम आधारभूत कीमतें। आधारभूत कीमतें यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि जो साधन लागत है, साधन लागत में उत्पादन कर को जोड़ दिया जाता है और जो लास्ट में आता है उसे कहते हैं आधारभूत कीमतें। माना जो हमने पहले देखा है कि साधन लागत 100 रुपए आई थी और माना कि यहां पे उत्पादन कर 20 रुपए लगाया गया है, तो 100 और 20 120 रुपए यहां पे आधारभूत कीमत होगी। अब हम इसको समझ लेते हैं कि ये उत्पादन कर किसे कहते हैं। उत्पादन कर एक अप्रत्यक्ष कर है। ये वे कर है जब कोई फर्म उत्पादन करने से पहले उस फर्म पर जो कर लगाए जाते हैं उसे कहते हैं उत्पादन कर। यानी कि फर्म को स्थापित करने से पहले जो कर लगाए जाते हैं उसे कहते हैं उत्पादन कर, जैसे कि भवन या भूमि कर, पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, इस तरह के कर ये कहलाते हैं उत्पादन कर। यदि हम साधन लागत में उत्पादन कर को जोड़ दें तो उसे कहा जाता है आधारभूत कीमतें। और यदि सरकार के द्वारा सब्सिडी दी गई हो उन वस्तुओं पर, या कहा जा सके उपदान दिया गया हो, तो उसको हम इसमें से घटा देंगे। यानी कि साधन लागत में हम उत्पादन कर जोड़ देंगे और यदि सब्सिडी हो तो उसको घटा देंगे, तो उसे कहा जाता है आधारभूत कीमतें। अब बात कर लेते हैं बाजार कीमतें। बाजार कीमतें यानी कि साधन लागत में जब हम उत्पादन कर को जोड़ दें और साथ ही हम उत्पाद कर को भी जोड़ दें तो उसे कहा जाता है बाजार कीमतें। इसमें हम उत्पादन कर को हम पहले समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे कि उत्पाद कर किसे कहा जाता है। उत्पाद कर भी एक अप्रत्यक्ष कर है। ये किसी फर्म के द्वारा वस्तु और सेवाओं के उत्पादन करने के बाद लगाए जाते हैं, यानी कि उत्पादन के ऊपर लगाए जाते हैं। जो उत्पाद की गई इकाइयां होती है उसके ऊपर लगाए जाते हैं। जितनी अधिक इकाइयां होगी उतना अधिक ये कर होगा। यानी कि उत्पादन के बाद जो उत्पाद होता है, जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है, उसके ऊपर जो कर लगाया जाता है उसे कहा जाता है उत्पाद कर। यानी कि जो बाजार कीमतें हैं, साधन लागत में हम उत्पादन कर और उत्पाद कर को जोड़ देंगे तो उसे कहा जाएगा बाजार कीमतें। माना जो हमने पहले उदाहरण देखा है, साधन लागत में जो साधन लागत है वो 100 रुपए है और इसमें उत्पादन कर 20 रुपए लगाया गया है और उत्पाद कर 10 रुपए है। तो इस तरह से इसको हम जोड़ देंगे तो 130 रुपए होगा ये बाजार कीमत। और यदि सरकार के द्वारा सब्सिडी दी गई हो या कहा जाए उपदान दिया गया हो उन वस्तुओं पर, तो उसको हम इसमें से घटा देंगे। तो इस तरह से वो बाजार कीमत कहलाएंगी। तो इस तरह से ये साधन लागत, आधारभूत कीमतें और बाजार कीमतों को हमने समझा है। अब हम बात कर लेते हैं सकल घरेलू उत्पाद, निवल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद और निवल राष्ट्रीय उत्पाद के परिप्रेक्ष्य में। इसको हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे कि किसको क्या कहा जाता है और किस परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है। तो सबसे पहले सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि शब्द से ही प्रतीत हो रहा है एक किसी घरेलू परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, यानी कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को लेकर बात हो रही है। अर्थात
किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में वहां पर रहने वाले लोगों के द्वारा अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को ही हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। अर्थात किसी भौगोलिक क्षेत्र में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के बाजार मूल्य को ही हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जब किसी सकल घरेलू उत्पाद की बात हो रही है तो यहां पर उस निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में कई देशों के लोग निवास कर रहे होंगे, यानी कि कई देशों के लोग वहां पे कार्य कर रहे होंगे। तो उन सब के माध्यम से जो अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है एक वर्ष की अवधि में, उसे ही हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसमें उस देश के नागरिकों का भी योगदान है और विदेशी राज्यों के नागरिकों का योगदान भी है। इस तरह से वो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं निवल घरेलू उत्पाद के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि किसे कहा जाता है? यदि हम जीडीपी में से मूल्य ह्रास को घटा दें, मूल्य ह्रास यानी कि गिरावट एवं टूट फूट के कारण जो मूल्यों में कमी आती है उसे कहा जाता है मूल्य ह्रास। यानी कि यदि हम जीडीपी में से मूल्य ह्रास को घटा दें उसे हम निवल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में से यदि हम मूल्य ह्रास को घटा दें तो उसे ही निवल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, यानी कि एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसके परिप्रेक्ष्य में बात कर लेते हैं। किसे कहा जाता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट उसे कहा जाता है, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद उसे कहा जाता है जब जीडीपी में से, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में से हम हमारे देश के नागरिकों के द्वारा विदेशी राज्य क्षेत्र से जो आय प्राप्त की जाती है उसको अगर हम जोड़ दें और अपने भौगोलिक क्षेत्र में विदेशी राज्यों के नागरिकों के द्वारा जो आय अर्जित की जाती है हमारे देश में, उसको अगर हम घटा दें तो उसे ही कहा जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अर्थात ये जाहिर सी बात है कि हमारे देश में विदेशी राज्यों के नागरिकों के द्वारा उत्पादन में भाग लिया जा रहा है, यानी कि आय अर्जित की जा रही है। और कई हमारे देश के नागरिक ऐसे होंगे जो विदेशों में काम कर रहे होंगे, वो विदेशों से अपनी आय अर्जित कर रहे हैं। तो इस तरह से जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है इसमें ये प्रावधान है कि सकल घरेलू उत्पाद में से हम विदेशी राज्य क्षेत्रों के नागरिकों की आय को हम घटा देंगे और हमारे देश के नागरिकों के द्वारा जो विदेशों से आय प्राप्त की गई है उसको हम जोड़ देंगे, तो उसे कहा जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब हम बात कर लेते हैं निवल राष्ट्रीय उत्पाद के परिप्रेक्ष्य में। निवल राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहता है? यानी कि एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि यदि हम जीएनपी में से, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटा दे तो उसे कहा जाएगा एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से जब हम मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो उसे कहा है निवल राष्ट्रीय उत्पाद। इस परिप्रेक्ष्य में निवल राष्ट्रीय उत्पाद। अब हम बात कर लेते हैं व्यक्तिगत आय के परिप्रेक्ष्य में। व्यक्तिगत आय किसे कहता है? यानी कि एक देश के लोगों के द्वारा एक वर्ष में जो वास्तव में आय अर्जित की जाती है उसे हम व्यक्तिगत आय कहा जाता है।
यानी कि एक देश के नागरिकों के द्वारा एक वर्ष के भीतर वास्तव में जो आय प्राप्त की जाती है उसे ही हम व्यक्तिगत आय कहते हैं। और उपभोग आय यानी कि व्यक्तिगत आय में से यदि हम व्यक्तिगत करों को घटा देंगे उसे उपभोग आय कहते हैं। यानी कि व्यक्तिगत आय में से यदि हम व्यक्तिगत जो कर लगाए जाते हैं उस कर को हम घटा देंगे तो हमें उपभोग्य आय प्राप्त होगी। और अब हम बात कर लेते हैं प्रति व्यक्ति आय के परिप्रेक्ष्य में। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? यानी कि अर्थव्यवस्था की कुल आय में हम कुल जनसंख्या का भाग देंगे तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगी। यानी कि कुल राष्ट्रीय आय में हम कुल जनसंख्या का अगर भाग देंगे तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगी। प्रति व्यक्ति आय ये अर्थव्यवस्था की एक औसत आय होती है। तो इस तरह से प्रति व्यक्ति आय है। अब हम बात करेंगे, हमारा फोकस रहेगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद के परिप्रेक्ष्य में। हमारा फोकस इसके ऊपर रहेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि ये सभी महत्वपूर्ण है लेकिन ये दोनों इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल घरेलू उत्पादों ने क्या देखा? किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में, उस भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग, उस भौगोलिक क्षेत्र में कौन कौन है? उस देश के नागरिक और विदेशी राज्य क्षेत्र के नागरिक, उन सब के माध्यम से जिन वस्तु और सेवाओं का अंतिम रूप से उत्पादन हो रहा है एक वर्ष के भीतर, उनके बाजार मूल्य को ही हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, यानी कि जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। और जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसमें हमने क्या देखा? उसमें हमने ये जाना कि किसी देश के नागरिक अन्य देश में भी कार्यरत होते हैं, उनकी आय को हम कैसे सम्मिलित करें राष्ट्रीय आय में, इसमें ये प्रावधान है। यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में से, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से, जीडीपी में से यदि हम विदेशी राज्य क्षेत्र के जो नागरिक है, जो हमारे देश में कार्यरत है, हमारे देश में आय अर्जित कर रहे हैं, जीडीपी में से उनकी आय को हम घटा देंगे और क्या करेंगे कि जो हमारे देश के नागरिक है, हमारे देश के नागरिक जो विदेशों में कार्यरत है और विदेशों से उनके द्वारा जो आय अर्जित की जा रही है उसको हम जोड़ देंगे। तो इस तरह से वो कहलाएंगी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब ये समझने योग्य है कि यदि कोई हमारे देश का नागरिक विदेशों में कार्यरत है, उसके द्वारा जो वहां पे आय अर्जित की जा रही है, उसकी आय उस देश में जहां पे कार्यरत है उस देश में उसकी राष्ट्रीय आय में यानी कि जीडीपी में जोड़ी जाएगी, यानी कि जीडीपी में काउंट किया जाएगा। और हमारे देश में, हमारे देश के नागरिक की आय वो जीएनपी में काउंट की जाएगी, जीएनपी में जोड़ी जाएगी, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जोड़ा जाएगा। और इसी तरह से यदि कोई विदेशी नागरिक हमारे देश में उत्पादन कर रहा है, हमारे देश में कार्यरत है, तो हमारे देश में उसकी आय को जीडीपी में जोड़ा जाएगा, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ा जाएगा। और उस जिस देश का वो नागरिक है, वो विदेशी नागरिक, उस देश में वो जीएनपी में जोड़ा जाएगा, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जोड़ा जाएगा। तो इस तरह से हमने जीडीपी और जीएनपी के मध्य भी अंतर को भी समझ लिया है। अब हम इसके अंतर्गत ये बात करेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण, कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होने पर क्या लोगों की समृद्धि में भी वृद्धि होती है, लोगों के कल्याण में भी वृद्धि होती है। इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। अब हम इस पाठ के अंतिम छोर पे पहुंच गए हैं और ये लास्ट टॉपिक है। इसको समझने के बाद ये पाठ समाप्त हो जाएगा और इसके अंतर्गत ये हम समझने का प्रयास करेंगे, क्या जीडीपी में वृद्धि होने से क्या लोगों की समृद्धि में वृद्धि होती है? क्या लोगों की समृद्धि का मापक जीडीपी है
इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं है। अगर नहीं है तो इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं जो ये मापक नहीं है एक दूसरे का। तो इस तरह से हालांकि तर्क ये दिया जाता है कि जीडीपी में वृद्धि होने से लोगों के कल्याण में वृद्धि होगी, जिससे कि लोग अधिक वस्तु और सेवाओं का क्रय कर पाएंगे। ये तर्क होता है इसके पीछे, लेकिन ऐसा सचमुच में नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर हम इस तर्क को देखें कि जीडीपी में वृद्धि होने से लोगों के कल्याण में वृद्धि होगी, माना भी जीडीपी कम है और आने वाले समय में वृद्धि हो जाती है जीडीपी में, माना भी छोटा केक है और इस केक को हम बड़ा कर देते हैं, क्या ये सभी लोगों को बराबर मिल पाएगा? ये एक समस्या है। क्या सभी लोगों को एक बराबर मात्रा में इसको पहुंचाया जा सकता है? ये नहीं हो सकता है। इसको बराबर मात्राओं में इसको सब तक पहुंचाना संभव नहीं है, क्योंकि इसी तरह से जो जीडीपी में वृद्धि होने से भी जो आय का वितरण है वो समान नहीं है। इसी तरह से जो केक है इस पर बहुत बड़े भाग पर कुछ लोगों का आधिपत्य होगा, सभी लोगों तक ये नहीं पहुंच पाएगा, कुछ लोग वंचित हो गए। इसी तरह से जो जीडीपी बढ़ने पर जीडीपी का बहुत बड़ा भाग कुछ लोगों के पास, कुछ वर्गों तक ही सीमित रहेगा और कुछ लोग तो मूलभूत समस्याओं से भी वंचित हो गए। तो इस तरह से आंख बंद करके विश्वास नहीं किया जा सकता है कि जीडीपी बढ़ने पर लोगों में समृद्धि बढ़ेगी, लोगों का कल्याण होगा और लोगों की समृद्धि का मापक जीडीपी होगा। हालांकि इस चीज को नकारने के अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन हम प्रमुख 3 कारणों को जानेंगे, जिसमें कि सबसे पहले सकल घरेलू उत्पाद का वितरण, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद है जो जीडीपी है उसका वितरण किस प्रकार से है, क्या सचमुच में इसका वितरण समान है? इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि जो जीडीपी है, जीडीपी बढ़ने पर लोगों का समान रूप से कल्याण नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जो जीडीपी है, जीडीपी अगर बढ़ भी जाए तो क्या इसका समान वितरण होगा? जीडीपी का बहुत बड़ा भाग कुछ वर्गों तक ही सीमित रहेगा, कुछ वर्गों के पास होगा, जबकि कुछ लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो गए और मूलभूत सुविधाओं से काफी दूर हो गए। इस कारण से विश्वास नहीं किया जा सकता है कि जीडीपी बढ़ने पर लोगों की समृद्धि में वृद्धि होगी और लोगों की समृद्धि का मापक जीडीपी है, यह भी नहीं कहा जा सकता है। और दूसरा कारण है गैर मौद्रिक विनिमय। गैर मौद्रिक विनिमय यानी कि जिस विनिमय माध्यम में मौद्रिक गतिविधियां यानी कि मुद्रा का प्रयोग ना किया जाए, यानी कि आज भी गांव देहातों में वस्तु विनिमय काफी प्रचलन में है। अगर हम दिनचर्या की छोटी से छोटी गतिविधियां देखें तो आज भी काफी मात्रा में ये देखने को मिलता है कि वस्तु विनिमय, जबकि इससे लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो रही है और लोगों को समृद्धि हो रही है, लोग समृद्ध महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसे सकल घरेलू उत्पाद में शामिल नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि इसके लेन देन में मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, ये मौद्रिक गतिविधि नहीं है, इसीलिए इसे सकल घरेलू उत्पाद में शामिल नहीं किया जाता है। इसीलिए तो इस तरह से जो वस्तु विनिमय है इससे लोगों की संतुष्टि हो रही है, लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो रही है, लेकिन लोग समृद्ध भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सकल घरेलू उत्पाद में शामिल नहीं किया जा रहा है। और इसी तरह से महिलाएं जब अपने घर में कार्य करती है तो इसके बदले में उसे कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है, जबकि यह महत्वपूर्ण कार्य है, इससे लोगों की समृद्धि हो रही है, लोगों का कल्याण हो रहा है, ये जरूरी है, लेकिन उसके बदले में, उसकी सेवाओं के बदले में उसे पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए इसे
सकल घरेलू उत्पाद में शामिल नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह से ये नहीं कहा जा सकता है कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होने से लोगों के विकास में, लोगों के समृद्धि में वृद्धि होगी, यानी कि विकास होगा, लोगों का कल्याण होगा। और ये भी नहीं कहा जा सकता है कि लोगों की समृद्धि का मापक जीडीपी है। तीसरा कारण हम समझ लेते हैं। तीसरा कारण है बाह्य कारण। बाह्य कारण यानी कि जब कोई फर्म या व्यक्ति किसी दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है, यानी कि दूसरे पक्ष को पहुंचाया गया लाभ या हानि जिसके बदले में उसे ना तो कोई भुगतान दिया जा रहा है और ना ही कोई दंड दिया जा रहा है, यानी कि बाह्य कारण में, यानी कि जब कोई फर्म या व्यक्ति उनके द्वारा किए गए कार्य जिससे कि किसी दूसरे पक्ष को पहुंचाया गया लाभ या हानि और उसके बदले में ना तो उसे कोई भुगतान दिया जा रहा है और ना ही कोई दंड दिया जा रहा है, वो कहलाते हैं बाह्य कारण। वो किस प्रकार से, इसको समझ लेते हैं। माना कोई एक पेट्रोलियम शोधन, कोई फर्म है जो पेट्रोलियम का शोधन कर रही है और वो उत्पादन कर रही है और वो जीडीपी में अपना योगदान, महत्वपूर्ण योगदान निभा रही है, लेकिन प्रदूषण के कारण वो दूसरी और क्या कर रही है, प्रदूषण से वो नदी के जल को प्रदूषित कर रही है और जिससे क्या हो रहा है, लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है और जो नदियों में मछली है वो विलुप्त हो रही है, जिससे कि मछुआरों के व्यवसाय पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और जो वहां पे नाव चलाते हैं उनके व्यवसाय पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो इस तरह से फर्म की गतिविधियों के कारण जो दूसरे पक्ष में नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, इसके बदले में उस फर्म के ऊपर किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जा रहा है, जबकि वह उसके विकास को प्रभावित कर रहे हैं, यानी कि उसके सर्वांगीण विकास को प्रभावित कर रहे हैं, उसकी रोज दिनचर्याओं पर प्रभाव पड़ रहा है, उसके व्यवसाय पर प्रभाव पड़ रहा है, जिससे कि वह अपना विकास नहीं कर पा रहा है, अपना कल्याण नहीं कर पा रहा है, जिसके लिए उस फर्म को कोई दंड भी नहीं मिल रहा है। अगर हम दूसरा उदाहरण देखें, माना किसी घर में संगीत बज रहा है और उस संगीत के कारण एक और पड़ोसी को उससे नुकसान हो रहा है, वो डिस्टर्ब हो रहा है, जिससे उसको काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है और दूसरे पड़ोसी को उससे लाभ मिल रहा है, वो अपने आप को मनोरंजन के माध्यम से अच्छा फील कर रहा है। तो इस तरह से जिस घर में संगीत बज रहा है उसके कारण एक पक्ष को उससे हानि हो रही है, जिसके ऊपर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, और दूसरी ओर उसको लाभ हो रहा है, जिससे वो अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा है। तो जिसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है उसको इसका कोई हर्जाना नहीं मिल रहा है और जिसको लाभ मिल रहा है वो किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं कर रहा है। तो इस तरह से दूसरे पक्षों के कारण जो प्रभावित होते हैं उसको भी जीडीपी में, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के मौद्रिक लेन देन नहीं हो रहे हैं, जबकि यह मानव कल्याण को प्रभावित कर रहा है। इसे मानव कल्याण में कमी व वृद्धि हो रही है। वो इसे शामिल इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि इसमें मुद्रा का लेन देन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से यह कहा नहीं जा सकता है कि लोगों की समृद्धि का मापक सकल घरेलू उत्पाद है, जबकि हमने विभिन्न पहलुओं के माध्यम से समझने का प्रयास किया है कि बिना मौद्रिक लेन देन के माध्यम से भी लोगों का विकास हो रहा है, लोगों की समृद्धि में वृद्धि हो रही है, और मौद्रिक लेन देन के बावजूद भी हमने कई बार ये देखा है कि लोग समृद्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो इस तरह से ये आंख बंद करके ये नहीं कहा जा सकता है कि जीडीपी में वृद्धि होने पर लोगों का कल्याण होगा, यानी कि लोग समृद्ध हो गए, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होने पर लोग समृद्ध हो गए। और अंततः ये हमारा चैप्टर आज समाप्त हो गया है। हालांकि काफी समय हो गया है और काफी लंबा हो गया है ये वीडियो,
और आप सभी लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।